गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हालचाल भाई लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हालचाल? हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करें, बताएं। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या हालचाल? ऑल क्लियर। क्या बात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया हूं बेटा, बढ़िया हूं, बढ़िया हूं। आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, क्या हालचाल? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बढ़िया। तबीयत अच्छी है बेटा, बस हल्की सी खांसी है बोलने में। कफ है, धीरे धीरे निकल जाएगा। और बताइए, कैसे चल रही है पढ़ाई? तो अब तो आपका एमआईपी का टेस्ट होने वाला है ना? क्यों भाई, एमआईपी का टेस्ट आने वाला है, क्या कहते हो? अच्छे से तैयारी करो। सिलेबस मोशन इन स्ट्रेट लाइन आएगा कंप्लीट, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक आएगा, ठीक है ना? हाँ, स्टार्टिंग से बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मेजरमेंट, पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हाँ पूरा आएगा। ओके। चमक रहा हूं। कब है? 27 तारीख को है ना? 27 तारीख को, 27th। हाँ, 27th को है। बढ़िया, आराम से समय है तुम्हारे पास, 1.5 वीक का लगभग अभी तो और बच रहा है। 2 ही मानो। 1.5 2 वीक, हाँ। वन शॉट आएगा, बेसिक मैथमेटिक्स का आएगा कल, कल आएगा। मेरे को एक बच्चा बोल रहा है कि समझ क्या भटकता रहता हूँ। क्यों भटकते रहते हो भाई? हाँ भाई, भटकते रहोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। हाँ भाई। क्वेश्चन सोल्व करो, नहीं होते हैं तो सॉल्यूशंस देखो, उनसे समझने की कोशिश करो। डिमोटिवेट हो जाता हूँ भाई, ये कौन सी बात हुई डिमोटिवेट हो जाता हूँ? देखो, यदि सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे फिर सीखेगा क्या? फिर तो सब कुछ सीख लिया तूने। ऐसा थोड़ा ना होता है बेटा, क्वेश्चन वो ज्यादा सिखाता है जो नहीं होता है, वही तो कुछ सीखने की बात होती है। मान लो एक क्वेश्चन सीट कर रहे हो जिसमें 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 कर दिए तुमने, 10 के 10 हो गए, तो सीखे क्या? कुछ नहीं, वो तो तुम्हें आता था। सिखाता क्या चीज होती? जब 10 में से 5 नहीं होते और उनको समझते, वो नई चीज सीखते उससे, ठीक है ना? तबीयत बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। चलो। मेरे को भी, अरे सभी को समझा रहा हूं भाई मैं तो, है
सभी को समझा रहा हूं। 10 में से 8 नहीं होते ना तो भी कोई बात नहीं, बस कोशिश नहीं छोड़नी है। नहीं होते दैट डजंट मैटर, आज नहीं होते कल होंगे, समझ रहे हो ना। नहीं मेहनत करना वो गलत बात है, नहीं होने पे छोड़ देना वो गलत बात है। अब जब कूद पड़े हैं, हम रेस में दौड़ रहे हैं, तो अब ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। अब तो बस लगातार लड़ते जाना है, लगातार क्वेश्चंस लगाओ, नहीं होंगे सोल्व करो, सॉल्यूशन देखो, उनसे समझो, दोबारा सोल्व करो, करते जाओ, फिर देखना धीरे धीरे अपने आप मजा आने लग जाएगा। फालतू चीजें दिमाग में लाओगे तो और ज्यादा परेशान होगे, इससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बातें की थी, क्यों भाई? लास्ट लेक्चर में स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बातें की थी हमने। उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कई बार एक चीज सामने आती है, रिएक्शन टाइम। आज सबसे पहले हम रिएक्शन टाइम के बारे में समझेंगे। मनोज पूछ रहा है MIP क्या है? बेटा ये है मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, जो अब लाएंगे। इसमें तुम्हें पहले टेस्ट दे करके तुम्हारे मार्क्स को एनालाइज किया जाएगा कि तुम किस रेंज में मार्क्स रख रहे हो। देखो हर रेंज के बच्चों के लिए सॉल्यूशन अपना कुछ अलग होगा। मतलब जिसके मार्क्स 600 से ऊपर आ रहे हैं तो उसका अलग होगा, थोड़े कम आ रहे हैं उनके लिए अलग होगा, थोड़े कम, मतलब एक रेंज के हिसाब से तुम्हें सलाह दी जाएगी कि बेटा ये करना चाहिए, ये क्वेश्चन करने चाहिए, ये करना चाहिए, वो सब चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, वो है मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। 27 तारीख को उसका टेस्ट है। कल क्लास छोड़ दिए थे तो आज समझ में आएगा। देखो वैसे छोड़ना तो नहीं चाहिए था, ऐसे क्लासेस नहीं छोड़नी चाहिए, पर आज हम शुरू करने वाले मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग है। मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आएगा, बस इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ये होना पता होना चाहिए। ठीक है। ओके, करते हैं स्टार्ट। है भाई, करते हैं स्टार्ट। वॉइस वॉइस तो सही आ रही होगी। और रेज कैसे करें? आवाज तुम्हारे पास बढ़ाने का ऑप्शन है, मेरे पास थोड़ा ना है कि यहां से ऐसे घुमाया और आवाज बढ़ गई है भाई। तुम तेज करो। चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन टाइम की। रिएक्शन टाइम क्या होता है, कब इसको कंसिडर करना होता है, कितना होता है इसकी वैल्यू, ये सब बातें करेंगे। क्या होता है रिएक्शन टाइम? कोई बताएगा रिएक्शन टाइम क्या होता है भाई? रिएक्शन टाइम क्या होता है बताओ? रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम क्या होता है? अचानक से ब्रेक, ये क्या होता है भाई? कुछ भी एक्शन का टाइम, टाइम ड्यूरिंग रिएक्शन, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म, रिफ्लेक्स टाइम, टाइम टू प्रिसीव, रेट ऑफ रिएक्शन। हद हो गई भाई। रिएक्शन टाइम का मतलब है हम कोई भी इंसिडेंट अचानक से देखते हैं, सडन इवेंट, कोई भी सडनली, सडनली तुम्हारे पीछे से किसी ने थप्पड़ लगा दिया, सडनली तुम गाड़ी चला रहे हो, आगे कोई कोई एनिमल आ गया या कोई बच्चा आ गया या गड्ढा आ गया, सडन इवेंट होता है, कोई भी सडन इवेंट होता है।
तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई बॉल को तुम्हारे फेस पे अचानक से सामने से तुम्हारी बॉल आती है, तो तुम, कई बार ऐसा होता है, कई बार तो पकड़ लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको पकड़े उससे पहले वो मुंह पे आके टिकती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम कोई भी सडन इवेंट देखते हैं ना, तो उसके लिए रिएक्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है ना, उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। किसी भी इंसिडेंट को देखना, सडन इंसिडेंट को, और उसके लिए रिएक्ट करना। गाड़ी चला रहे हो, अचानक से कोई जानवर सामने आ गया, तो वो जानवर आया, तुम्हारी आंखों ने उसको देखा, ब्रेन ने उसको एनालाइज किया, ब्रेन ने सिग्नल पैर को भेजा, पैर ने ब्रेक लगाई, तब जाके गाड़ी रुकती है। तो हम किसी चीज को देखते हैं और उसके लिए रिएक्ट करते हैं, उसके बीच में एक टाइम इंटरवल होता है। दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। उसी टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो लिखते चलेंगे साथ साथ। इट इज द टाइम इंटरवल, it is the time interval between any sudden incident and reaction upon it। एनी सडन इंसिडेंट, कोई भी सडन इंसिडेंट का होना और उसके लिए रिएक्ट करना, उसके बीच में एक टाइम इंटरवल होता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। एक साधारण आदमी के लिए रिएक्शन टाइम की जो वैल्यू है लगभग 0.18 सेकंड के आसपास होती है। 0.18 सेकंड के आसपास नॉर्मल पर्सन के लिए। कोई सुपर पर्सन है, कोई ये सुपर एबिलिटी रखता है, तो हो सकता है उसका रिएक्शन टाइम कम हो। जितना रिएक्शन टाइम कम होगा, सडन इवेंट उतना ही ज्यादा अच्छे से वो हैंडल कर पाएगा। मतलब कुछ ऐसा, मतलब ऐसी पावर हो तुम्हारे अंदर जो बहुत कम रिएक्शन टाइम है, तो तुम बंदूक से आती हुई गोली से भी तुम अपने बॉडी को बचा सकते हो। मतलब सामने से कोई फायर कर रहा है और तुम हीरो की तरह कभी इधर से गोलियां ऐसे तुम्हारे साइड से निकल रही हैं, समझ रहे हो? मूवी वाला सीन ऐसे हो जाएगा। तो वो करने के लिए तुम्हारा रिएक्शन टाइम बहुत कम होना चाहिए। तुरंत से देख के तुम उसके लिए एक्ट करो। बिल्कुल, हाँ, सुपरमैन टाइप में, स्पाइडरमैन टाइप में, हाँ, इस टाइप में उनका रिएक्शन टाइम कम होगा। यदि मान लो ऐसी कोई चीजें माने तो उनका रिएक्शन टाइम क्या होगा? कम होगा। ठीक है। फॉर नॉर्मल पर्सन, value of reaction time is about 0.18 सेकेंड। कितना होता है? 0.18 सेकेंड। TR नाम दे देते हैं इसको, 0.18 सेकेंड। ये रिएक्शन टाइम होता है। ठीक है, मतलब ऐसा देखा होगा कई बार, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा तुमने नेट पे भी काफी देखा होगा कि एक पेज है, एक पेज को ऐसे किसी, ऐसे मान लीजिए पेन ही है, ऐसे पेन पकड़ा हुआ है, कोई दूसरा बंदा एक हाथ, अपने हाथ को ऐसे रखता है, पकड़ेगा नहीं इसको, थोड़ा सा ऐसे ओपन रखेगा, और जैसे ही मैं यहां से छोड़ूंगा वो दूसरा उसको पकड़ना रहेगा। सिंपल सा टास्क है। पेन को ऐसे पकड़ो, कोई दूसरा बंदा, कोई सेम पर्सन नहीं होना चाहिए, मैं तो अब क्या करूं, दूसरा किसको लेके आऊं यहाँ पे। तो एक है, एक बंदे ने पेन पकड़ रखा है, दूसरा ऐसे हाथ कर रखा है, और इस इधर निगाह रखेगा, जैसे वो छोड़ता है तुरंत से दूसरे वाले को पकड़ना है। तो देखो मैं कितना आराम से ये टास्क कर पा रहा हूं, तुरंत से मैं पकड़ ले रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मेरे दिमाग को पता है कि मैं कब इस पेन को छोड़ने वाला हूं, और उसके अकॉर्डिंगली मेरे हाथ पे तुरंत सिग्नल आ जा रहा है, मैं तुरंत से एक्ट कर देता हूं। तो ये मेरे लिए कोई सडन इवेंट नहीं है, ये कोई सडन इवेंट नहीं हुआ। मुझे पता है कि मैं कब छोड़ने वाला हूं और मैं उसी टाइम पे पकड़ लेता हूं। लेकिन जब कोई दूसरा बंदा इसे छोड़ता है
तो अब उसके ब्रेन का सिग्नल मेरे में थोड़ा ना आ रहा है, मुझे थोड़ा ना पता है कि कब छोड़ने वाला है। तो मैं सिर्फ उस इंसिडेंट को देख रहा हूँ अपनी आंखों से, और हाथ ऐसे रख रखा होगा। तो जैसे मैं देखूंगा कि हाँ छोड़ दिया, तो वो मेरे लिए एक सडन इवेंट होगा, और उसको मैं पकड़ने में देखूंगा। तुम ऐसे करके देखोगे तो पेन छूट जाएगा, नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है दोनों में, वो सिर्फ इसी चीज का है कि कौन इवेंट सडन है और कौन इवेंट सडन नहीं है। ठीक है, हाँ। नहीं पकड़ पाएंगे। यदि लेंथ कितनी, हम ये भी बता सकते हैं कि कितनी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए जिसके बाद तुम पकड़ सकते हो। यदि बड़ी लेंथ है पेन की या बड़ा स्केल है, तो हो सकता है एक लिमिट के बाद ज्यादा लेंथ ऊपर है तो उसको पकड़ सकते हो। इसका रीजन सिंपल सा है, जैसे तुम उस ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो वो जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो यदि हाफ जी टी स्क्वायर डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है और उससे ज्यादा डिस्टेंस तुमने रखी थी तो पकड़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, तो किसी पर्सन का यदि रिएक्शन टाइम मेजर करना है ना, कि कितना रिएक्शन टाइम रहा होगा, तो उस चीज को मेजर करने का तरीका भी है ये। एक स्केल लो, स्केल के जीरो वाली लेंथ को अब इसके सामने रखो और स्केल को छोड़ दो, तो स्केल गिरता जाएगा गिरता जाएगा, एक टाइम पर तुमने पकड़ लिया होगा एक लेंथ निकलने के बाद। तो उस लेंथ को देखो कितनी लेंथ है, वो उस लेंथ की हेल्प से हम रिएक्शन टाइम निकाल सकते हैं। उस लेंथ को इक्वल कर देंगे हाफ जी टी स्क्वायर के, वहां से जो टी आएगा वो रिएक्शन टाइम आ जाएगा। तो तुम अपना रिएक्शन टाइम भी निकाल सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है, किसी को भी स्केल पकड़ाना है और उसको छोड़ना है, और जैसे तुम उसको पकड़ लोगे तो उस लेंथ को नोटिस करके तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम कितना है। ठीक है, हाँ। पर क्वेश्चन आता है सर, देखो क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम को कंसीडर करना है या नहीं करना, सबसे पहले तो ये चीज दो, देखो ये दो बातों पे निर्भर करेगा। क्या क्या क्वेश्चन में रिएक्शन टाइम के रिगार्डिंग कुछ बोला गया है? यदि बोला गया है तो ही हमें रिएक्शन टाइम को कंसीडर करना है, अदरवाइज रिएक्शन टाइम को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तक रिएक्शन टाइम उस पर्सन का नहीं बताएगा तब तक मैं क्या कर लूंगा, कोई काम का नहीं है वो रिएक्शन टाइम का। तो यदि बोला जाए क्वेश्चन में तो ही हम उसको कंसीडर करते हैं, जबरदस्ती उसको कंसीडर नहीं करते। हाँ, बोल दिया गया कि रिएक्शन टाइम इतना है, तो उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो इवेंट सडन भी है या नहीं, वो इवेंट सडन भी है या नहीं। जैसे मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम डेली उस रास्ते से जाते हो, तुम्हें पता है कि यहां पे गड्ढा आने वाला है, तो अब सामने गड्ढा आएगा तो वो तुम्हारे लिए सडन नहीं होगा। तुम्हारी बॉडी को पता है, तुम्हारे दिमाग को पता है, वो उसका अकॉर्डिंग पहले से ही रिएक्ट कर लेगा, पहले से ही तुम्हारी सिग्नल तुम्हारे पैर में रहेगा कि हाँ यहाँ ब्रेक लगाना है अपने को। समझ रहे हो ना? तो वो एक सडन इवेंट नहीं है। सडन इवेंट क्या है, अचानक से सडनली कुछ नई चीज होगी जो पहले रेगुलर नहीं होती हो, जैसे सामने कोई जानवर आ गया, कोई बच्चा आ गया, तो ऐसे केस में हमें सडनली ब्रेक लगाना पड़ेगा। ऐसे केस में रिएक्शन टाइम को कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, हाँ। हाँ, भूत आ गया नालायक, सही बात है, भूत आ गया, हद हो गई। ठीक है, तो अब जैसे मान लो ये कार है, ये कार है, इधर चल रही है यू स्पीड से, इसमें ये ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, सडनली आगे एक बच्चा आ गया, सडनली सामने गाड़ी के सामने बच्चा आ गया। तो यदि मुझे निकालना है कि एस स्टॉपिंग क्या होगा, रिएक्शन टाइम को कंसीडर करना है, रिएक्शन टाइम टी आर है, तो एस स्टॉपिंग जो इस बार आएगा वो आएगा, देखो यू स्पीड से चल रहा था, तो जब तक ब्रेक नहीं लगेंगे तब तक तो गाड़ी यू स्पीड से चलती जाएगी। बोलो मानते हो या नहीं? जब तक तुम ब्रेक पे पैर नहीं दबाओगे, ब्रेक नहीं लगाओगे, तब तक गाड़ी लगातार यू स्पीड से चलती रहेगी। कब तक ब्रेक नहीं लगाओगे? जब तक ब्रेक पैर तक सिग्नल नहीं जाएगा। तो रिएक्शन टाइम
के ड्यूरेशन में गाड़ी लगातार u स्पीड से चलती रहेगी। बच्चा दिखने के रिएक्शन टाइम तक गाड़ी लगातार हमें इसी स्पीड से चलती रहेगी, u और रिएक्शन टाइम तक चलेगी तो u इंटू टी आर। उसके बाद अब ब्रेक लगा है, अब ब्रेक लगा है तो ब्रेक लगने के बाद रुकने का जो डिस्टेंस होगा u स्क्वायर बाई 2a होता है। तो टोटल रिएक्शन टाइम जो है थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, u इंटू टी आर प्लस यू स्क्वायर बाई 2g, ये टोटल हमारा रिएक्शन टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसी कारण से कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। गाड़ी तो अपना काम, गाड़ी तो बढ़िया तुमने ले रखी, एकदम मर्सिडीज कुछ बढ़िया गाड़ी ले रखी है और ब्रेक लगाने पे वो तुरंत से रोक सकती है, लेकिन उसका क्या करोगे रिएक्शन टाइम का। इसीलिए तो कहते हैं गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में चलाना चाहिए, ताकि तुम ब्रेक लगाओ उससे पहले जो डिस्टेंस चले वो इतनी ज्यादा ना हो कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा दो। ठीक है ना, तो गाड़ी लिमिटेड स्पीड में चलानी चाहिए। इसीलिए तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो आएगी u इंटू टी आर प्लस यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, क्यों भाई? नहीं उड़ाना नहीं है भाई। हाँ भाई, नहीं मेरे को कहाँ कार चलानी आती बेटा, ना मेरे को नहीं चलानी आती, कहाँ कार चलाएंगे। चलो एक क्वेश्चन करो, ये वैसे रिएक्शन टाइम का नहीं है, ऐसे ही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं। हाँ, रिएक्शन टाइम का नहीं है, देखो कहीं बोला नहीं है रिएक्शन टाइम तो मत कंसीडर करो। ए कार अप्लाइड brake and stop after traveling 20 meter distance with constant retardation, then find distance traveled in first half time of its retardation। रुकने के पहले आधे टाइम में, मतलब मान लो 2 सेकंड में जाके रुकी तो पहले 1 सेकंड में कितना चली, इस टाइप से बात कर रहा है, पहले आधे टाइम में कितना चली। सोल्व करो, बातें कम करो। पहले आधे टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगी। कल ऐसा क्वेश्चन करवाया था, कल एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा भाई, क्यों? कल एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा, सोल्व करो। कल छुट्टी था, अरे परसों, कल मतलब परसों यार, हद करते हो। अब इतना तो समझदार बन जाओ यार, कल मतलब जब लास्ट क्लास हुई थी, कल तो छुट्टी था, हद हो गई। कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर कल तो क्लास ही नहीं था, कल कल क्लास था क्या सर? अरे कल मतलब लास्ट क्लास जब हुई थी। ठीक है, तो देखो ये कार है और 20 मीटर जाकर के रुकती है, बीस मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है तो देखो जितने भी टाइम में रुकी उसका आधा टाइम ये है और आधा टाइम ये है, ऐसे बराबर बराबर टाइम। तो याद करो बराबर बराबर टाइम होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल का इक्वल इक्वल टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो 1:3 होता है। लेकिन ये तो तब लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ हो। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट यहां रेस्ट से स्टार्ट हुआ है? क्या ये रेशियो लगा सकता हूं? क्या यहां ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है? क्या यार रेशियो यहां पे लग सकता है भाई? क्या रेशियो यहां पे लग सकता है? रेस्ट से स्टार्ट तो नहीं हुआ लेकिन रेशियो फिर भी यहां पे लग सकता है यदि थोड़ा दिमाग लगाएं तो। कैसे? 1:3 करना है ना, 1:3 करो, दोनों केस में लगता है या तो रेस्ट से स्टार्ट हो या फिर रेस्ट पे खत्म हो। कुल मिला के या तो रेस्ट से शुरू होना चाहिए या फाइनली रेस्ट पे आ जानी चाहिए। ऐसे केस में ये रेशियो लग सकता है। और रेशियो 1 जो है उधर रखते हैं जिधर पार्टिकल रेस्ट पे होता है। तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो x रेशियो 3x आ जाएगा, x डिस्टेंस और 3x डिस्टेंस। यदि फाइनली जाके रेस्ट पे रुक रहा है तो इधर वाला रेशियो 1 आएगा, इधर वाला 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये डिस्टेंस x है क्योंकि इधर रेस्ट पे आया है, और ये 3x है, यहां ये रेस्ट पे आया है। और
x प्लस 3x टोटल जो डिस्टेंस है ये हमें 20 मीटर दे रखा है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20/4, 5 मीटर। तो इन फर्स्ट हाफ टाइम में कितना चलेगा? फर्स्ट हाफ टाइम में 3x चल रहा है, 3x चल रहा है, तो d1 आ जाएगा 3x, मतलब 3 × 5, 15 मीटर। 15 मीटर पहले आधे टाइम में चलेगा और दूसरे आधे टाइम में 5 मीटर चलेगा। ठीक है, तो हो गया सोल्व। क्यों भाई, सभी का ये आंसर आया था? 4 कैसे? अरे नालायक को शर्म कर जाओ, अब क्या एक स्टेप और लिखवाना चाहते हो? x और 3x को जोड़ के 4x इज इक्वल टू 20 लिखूं, फिर x इज इक्वल टू 20/4 लिखूं? शर्म नहीं आ रही? 4 कैसे? हद हो गई यार, इतना भी मत वो करो। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस आया 15 मीटर। लास्ट लेक्चर में करवाया था सेम ऐसा क्वेश्चन, मैंने सोचा चलो देखते हैं आज करवाते हैं, फिर दोबारा वही बातें। x एंड 3x कैसे आया? बेटा इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो 1:3 होता है, तो 1 रेशियो वाली लेंथ को x बोला तो 3 रेशियो वाली 3x हो जाएगी। रेशियो है 1:3, डिस्टेंस नहीं है 1 और 3। 1:3 का मतलब है कि इतने जितना डिस्टेंस चला उसका 3 गुना बाद में चलेगा, तो x:3x ऐसे बोलती है इसको। 1:3 ही क्यों? बेटा यदि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो या रेस्ट पे खत्म हो, तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशियो 1 3, 2 है तो 1 और 3, 3 होते तो 1 3 5, 4 होते तो 1 3 5 7, इस तरीके से रेशियो लेते हैं। d1 3x क्यों किया? बेटा हमने कहा कि रेस्ट इधर है, तो जिधर रेस्ट होता है उधर वाला रेशियो छोटा रखते हैं और दूसरा बड़ा, तो 1:3, तो 3x ये हो गया, x ये हो गया, तो पहले आधे टाइम में 3x चला ना यार। हद हो गई, 4 कहां से आया? ये भगवान क्या करूं, उठा ले रे यार। x और 3x दोनों मिलाकर के 20 मीटर था, तो 4x की जो वैल्यू है दोनों को मिला के ये 20 आ गई, तो x 20/4 आ गया, 5 मीटर। हद हो गई यार, हद हो गई। चलो अब काम की चीज शुरू करते हैं थोड़ा सा। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी से पूछता है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी ये भी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है, बस यहां पे हमें एक डाटा फिक्स हो चुका है, एक्सेलरेशन। जब पार्टिकल हवा में चल रहा होता है, जैसे गिर रहा होता है या फेंका है किधर भी, तो उस केस में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन अब फिक्स हो चुका है, उसकी डायरेक्शन भी अब फिक्स हो चुकी है, उसका मैग्नीट्यूड भी अब फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में फिर भी एक्सेलरेशन बताना पड़ता था, यहां एक्सेलरेशन बताने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम एक्सेलरेशन जी लेते हैं। ठीक है, तो यदि हम ग्रेविटी के फोर्स के बस ग्रेविटी के फोर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम उस मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस जी की जो वैल्यू होती है ये होती है 9.8। ये जो जी होता है ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होता था, बस यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 ले लेंगे। ठीक है, हाँ भाई, ओके। तो देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम कैसे कैसे केस पढ़ेंगे, हम पूरे बात करते हैं कि किस किस टाइप के केस हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो पार्टिकल को या तो हम मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए, तो या तो ग्राउंड से फेंकोगे
इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। देखो कैसे कैसे मोशन हम पढ़ेंगे। यहां से पार्टिकल को फेंका, ये ऊपर गया और लौट के वापस आया, ठीक है, इस तरीके से। वैसे तो देखा जाए तो पार्टिकल यहां से ऊपर फेंकोगे तो सीधा ऊपर जाएगा और इसी लाइन पे नीचे आएगा, इसी लाइन पे सीधा गया और इसी लाइन पे नीचे आया। लेकिन हमने डायग्राम में देखोगे तो तुम्हें ऐसे दिखा रखा है आगे से, वो सिर्फ दिखाने का तरीका है ताकि तुम्हें ऐसा पता चले हाँ ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। सिर्फ एक लाइन खींचता तो ऊपर जाना और नीचे आने का पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये ऊपर गया और लौट के वापस आया, इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे ही आया, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। दूसरा केस हम जो पढ़ेंगे वो ये होगा, किसी हाइट, किसी बिल्डिंग की हाइट पे टॉप पे जाएंगे और यहां से एक पार्टिकल को रिलीज कर देंगे u इज इक्वल टू 0, और ये पार्टिकल फिर नीचे आ रहा होगा। इसको बोलते हैं रिलीज फ्रॉम हाइट। रिलीज फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से रिलीज कर दे, ये दूसरा केस होगा। तीसरा केस पढ़ेंगे कि हम बिल्डिंग पे जाएं और बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दें u स्पीड से, ये बॉल ऊपर जाए और फिर लौट के नीचे आए, इस टाइप से, ठीक है ना। मतलब किसी हाइट पे गए और ऊपर फेंक दिया, तो प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, वर्टिकल डायरेक्शन के प्रोजेक्शन की बात चल रही है। और ऐसा ही सेम केस कि हम किसी हाइट पे जाएं और पार्टिकल को नीचे u स्पीड से फेंक दें नीचे, ठीक है ना, ये भी प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। दोनों ही प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट केस है, किसी हाइट से ऊपर फेंकना, किसी हाइट से नीचे फेंकना। ये सारे केस मोशन अंडर ग्रेविटी में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी में इन्हीं सारे केस की हम 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम मोशन अंडर ग्रेविटी में बात करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। एक बच्चा पूछा जी वेक्टर है, बिल्कुल बेटा, जी कोई अलग चीज थोड़ा है, ये एक्सेलरेशन है। क्या एक्सेलरेशन एक वेक्टर होता है? यस, तो आंसर यस। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है तो ठीक है, वेक्टर है। सेकंड और फोर्थ में डिफरेंस है बेटा। सेकंड वाले केस में किसी हाइट पे, बिल्डिंग पे तुम्हें किसी बढ़िया सी हाइट बिल्डिंग पे ले जाएं, तुम्हारे पैर को पकड़ें और तुम्हें ऐसे पकड़ के और ऐसे छोड़ दिया जाए, बस छोड़ दिया जाए। दूसरे केस में तुम्हें पकड़ के लेके गए और छोड़ नहीं रही, नीचे धक्का देके फेंक रहे हैं नीचे की तरफ। दोनों में डिफरेंस है। नहीं है तो जब करेंगे तो पता लग जाएगा डिफरेंस है या नहीं है। छोड़ देंगे तो फिर भी धीरे आओगे और फेंकेंगे तो और तेज नीचे की तरफ आओगे, ठीक है। हाँ, डिफरेंस पता लग जाएगा। ओके, हाँ, जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू को लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जी की वैल्यू को लगभग क्या ले लेते हैं? 10। अच्छा, स्टील बॉडी हो तुम, पता लग जाएगा। चलो, तो सबसे पहला केस है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है। हाँ, वाटर ड्रॉप वाले क्वेश्चन हो गए किसी हाइट से रिलीज करने वाले केस में। एक बच्चा पूछा, अरे बेटा देखो सर ये क्वेश्चन नहीं किया, सर ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने पढ़ा दिया पूरा। क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया? क्या मैंने बोल दिया कि भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया? नहीं ना। तो जो नहीं पढ़ा है मतलब वो अभी उसकी बारी नहीं आई है, या सब कुछ एक दिन में ही पढ़ा देते हैं सब कुछ, है भाई? क्या सब कुछ एक दिन में ऐसे पढ़ा देते हैं बस? आएगा, उसका भी टाइम आएगा, ग्राफ भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे,
क्यों टेंशन ले रहे हो? जी पॉजिटिव है निगेटिव, फिर तो नालायक को तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैंने बताया था हम जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन खुद से अज्यूम की जाती है, खुद से मानी जाती है डायरेक्शन, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि जी पॉजिटिव है या निगेटिव है। ऐसे तो ना बोल सकते हैं कि जी पॉजिटिव है या निगेटिव है। जी पॉजिटिव निगेटिव की बात करेंगे जब हम एक रेफरेंस डायरेक्शन लें कि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे, उसके हिसाब से पॉजिटिव और निगेटिव डिसाइड होता है। ठीक है, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में देखो क्या है, जैसे ये ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है यू स्पीड से, ये बॉल ऐसे गया और लौट के वापस आया। तो देखो यहां हम किस किस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई बताएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है वो टाइम इंटरवल जितनी देर ये बॉल हवा में रहेगी, वो टाइम इंटरवल जितनी देर ये बॉल हवा में रहेगी, दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज द टाइम इंटरवल for which object will remains in air, for which object will remains in air, जब तक ये हवा में रहेगा, that time is called time of flight। अब कैसे निकाला जाए? है भाई, कितनी देर हवा में रहेगा कैसे निकाला जाए? तो बेटा हम जानते हैं, देखो कि जब ये पार्टिकल वापस से ग्राउंड पे लौट के आएगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। जब ये पार्टिकल लौट के वापस ग्राउंड पे आएगा, मतलब जहां से फेंका था ये उसी पॉइंट पे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेरी गुड, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे वापस पहुंच गया है। तो मतलब यदि मुझे कहीं से पता लग जाए कि किस टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो वो टाइम ही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि जीरो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है, वापस से जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाए मतलब वापस से पार्टिकल उसी पोजीशन पे पहुंच जाए जहां से स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम को बोलेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। अब उसको निकालने के लिए देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे एक ऐसा जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कोई बढ़िया सा रिलेशन हो। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करता हो? तो हमारा जवाब आएगा S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो आएगा या नहीं? ठीक है, तो जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो अब देखो हम डायरेक्शन लेते हैं कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लें कौन सी निगेटिव लें। तो कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी चाहिए? मैंने बताया था डायरेक्शन पॉजिटिव तुम चाहे जो ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है उस डायरेक्शन को क्या ले लो? पॉजिटिव। किधर की तरफ है इनिशियल वेलोसिटी? ऊपर की तरफ, तो उसको पॉजिटिव ले लो। तो डिस्प्लेसमेंट ये तो हो गया जीरो, यू तो यू है ही, टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है जी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए जो है नीचे की तरफ है तो माइनस का आएगा, ए जो है कैसा आएगा? माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर। तो सोल्व करो, हाफ जी टी स्क्वायर उधर चला जाएगा, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू इंटू टी, एक टी से एक टी चला गया तो टी आ जाएगा टू यू अपॉन जी, टू यू अपॉन जी, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, टू यू अपॉन जी। ये हमें क्या मिल गया? टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। ठीक है, तो पार्टिकल टू यू बाई जी टाइम तक हवा में रहेगा, टू यू अपॉन जी, ये याद करना है भाई। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कर दिया? जीरो,
और s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहां से हमने सोल्व किया तो टाइम जो आया जब डिस्प्लेसमेंट इसका फिर से 0 होगा, दैट टाइम इज 2u/g। तो यदि एक पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो लौट के वापस ग्राउंड पे आने में उसको 2u/g का टाइम लगता है, 2u/g का टाइम लगता है। ठीक है, जितने टाइम तक ये हवा में ऊपर जाता जाएगा उतने ही टाइम तक ये नीचे आएगा। तो टोटल टाइम जो हमें लगा दैट इज 2u/g। t इक्वल टू 0 से शुरू हुआ था, तो ये टॉपमोस्ट पॉइंट पे जब होगा तो टाइम इसका u/g आ चुका होगा। कितना आ चुका होगा? u/g। u/g ऊपर जाने का और u/g नीचे आने का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u/g। एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर किया गया है। यदि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा। कैसे निकालेंगे इसका एक केस में लास्ट में करवाऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम एयर रेजिस्टेंस वाले केस में बात नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकने की बात कर रहे हैं, तो यहीं तक ही सीमित रहे। कहां लगा सकते हैं कहां नहीं लगा सकते, आगे वो बातें बाद में करेंगे। ठीक है, जी निगेटिव क्यों? बेटा जी नीचे की तरफ था, मैंने यू को पॉजिटिव साइन के साथ रखा है। देखो मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, तो वो माइनस का लिखा जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट बताओ, यदि एक पार्टिकल को u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा? ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये जाएगा? h मैक्सिमम। तो यार ये तो कुछ जाना पहचाना केस नहीं हो गया। देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और फेंका ऊपर की तरफ है। ये तो वो वाला केस बन गया जैसे गाड़ी आगे चल रही है और ब्रेक लगा दिए तो कुछ दूर जाकर के रुक जाती है। सेम ऐसे देखो ऊपर चल रहा है और ब्रेक नीचे की तरफ लग रहे हैं तो कुछ दूर जाएगा और फिर रुक जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस बन गया। ये क्या बन गया? स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस। तो मैक्सिमम हाइट कुछ और नहीं बस स्टॉपिंग डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो एच मैक्सिमम जो है वो क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? u²/2a। तो ये हो जाएगा u²/2a। ए की जगह क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम हाइट आ गया। ठीक है, बिग जी, बड़ा जी कहां से आ गया? यहां कहां से आ गया बिग जी? बड़ा जी कहां से होता है? अब लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस ही तो बन गया ये। एक गाड़ी जब u स्पीड से चलती है और पीछे की तरफ रिटार्डेशन है तो u²/2a डिस्टेंस चल के रुकती है। तो यहां u है, बस एक्सेलरेशन जो है यहां g है, तो u²/2g यहां मैक्सिमम हाइट आएगी। ठीक है, ओके। तो ये हमारा आ गया मैक्सिमम हाइट केस। अब कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे एक पार्टिकल को यहां से फेंका गया है u स्पीड से और ये जाकर के और वापस लौट के आया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की बात कर चुके हैं और हम बात कर चुके हैं कितना टाइम लगेगा, ये बात कर चुके हैं। अब यदि पूछा जाए कि जब ये ग्राउंड पे टकराएगा उस टाइम पर इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड व्हेन इट हिट द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे टकराएगा
तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, बताओ कितनी हो जाएगी। u से फेंका तो चाहे तो लगा सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वेलोसिटी निकालनी है, u है, प्लस एक्सेलरेशन है माइनस का g, और टाइम जो है वो 2u बाई जी आ गया, g से g भाग गया, ये आ गया माइनस u। मतलब एक्चुअल में पार्टिकल जितनी स्पीड से जाएगा उतनी ही स्पीड से वापस आके टकराएगा सेम स्पीड से आके टकराएगा, नॉट सेम वेलोसिटी से, ठीक है। स्पीड यू ही होगी, बस डायरेक्शन पहले जाते टाइम ऊपर थी और आते टाइम उसकी किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, सेम स्पीड से टकराएगा। यदि तुमसे पूछा जाए फाइंड वेलोसिटी, या स्पीड बोल देता हूं, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी हाइट, किसी हाइट के ऊपर यदि स्पीड की बात करें कि यहां से जब किसी h हाइट पर होगा, मतलब ये वाला केस, यहां से u से फेंका है, ये जाएगा और लौट के वापस आया, तो यहां से किसी h हाइट पर यदि हमसे बात की जाए यहां कि बताओ यहां वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे, किसी h हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा, किसी हाइट पर स्पीड क्या होगी, कैसे निकालें। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएं, नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से नहीं आएगा, टाइम थोड़ा ना पता है, हमें हाइट दी है, थर्ड फॉर्मूला लगाओ बिना टाइम की, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v निकालना है, यू स्क्वायर प्लस 2a कितना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as, a कितना है, a नीचे की तरफ है, ठीक है, a नीचे की तरफ है, तो -2g, एक्सेलरेशन माइनस का g हो गया। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, देखो पार्टिकल ऊपर आया है, h हाइट पे पूछा है तो ऊपर आया है, तो ये प्लस का h आएगा, तो यहां से v इज इक्वल टू आएगा रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh, v कितना आएगा, रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये किसी h हाइट पर आएगा, ये किसी h हाइट पर आएगा। तो हम इन जनरल किसी हाइट पे स्पीड भी निकाल सकते हैं, हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, हम बता सकते हैं कि पार्टिकल वापस कितनी स्पीड से टकराएगा, ये सारी चीजें हमें याद रखनी होती है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट तो फॉर्मूला में याद होना ही चाहिए। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, चलो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक पार्टिकल है जिसको ऊपर फेंका हमने 50 मीटर पर सेकंड से, कितनी स्पीड से फेंका है, 50 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड से, तो ये ऊपर जाएगा और लौट के वापस आएगा, तो तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u बाई जी, जी को 10 ले लेना है कैलकुलेशन के लिए, तो u हो गया 50 अपॉन जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 10 सेकेंड, कितना आएगा, 10 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, बिल्कुल 10 सेकेंड आएगा। यहां तक कोई दिक्कत, देखो वैसे सिंपल यदि हिसाब लगाएं, मतलब फॉर्मूला से तो 2u बाई जी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सिंपल कैलकुलेशन करें कि देखो 50 से फेंका है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ, मतलब जब पार्टिकल को ऊपर फेंका है
तो एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ मतलब रिटार्डेशन है। और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन का मतलब है कि हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज होगा। हर सेकंड में कितना चेंज होगा वेलोसिटी में? 10 मीटर पर सेकंड का। तो सोचो 50 से फेंका, 50 से फेंका, हर सेकंड 10 से घटेगी, तो कितनी देर में जीरो हो जाएगी? 50 से फेंका है, हर सेकंड 10 जाएगी, तो कितने देर में जीरो हो जाएगी? 1 2 3 4 5, 5 सेकंड होते ही 50 खत्म, तो क्या हो जाएगी? जीरो। तो 5 सेकंड जीरो, जीरो कहां पे होती है? मैक्सिमम हाइट पे। जब मैक्सिमम हाइट पे होता है तो जीरो हो जाती है। तो यहां से पार्टिकल यहां तक गया, 5 सेकंड लिए, फिर 5 सेकंड में ये वापस आया, ऐसे कुल मिला के 10 सेकंड हुए। 5 सेकंड ऊपर जाने के, 5 सेकंड नीचे आने के, टोटल 10 सेकंड हुए। इस तरीके से भी कैलकुलेशन हमें दिमाग में समझ में आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आगे सोचने में हेल्प मिलती है कि हर सेकंड अच्छा 10 से खत्म होगी, तो 1 सेकंड बाद 10 चली जाएगी, 2 सेकंड बाद और चली। यदि पूछा जाए 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, यदि हमसे पूछा जाए कि बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद क्या होगी, तो बिल्कुल हम u इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं। लेकिन क्या जरूरत है? क्या जरूरत है उसको लगाने की? यदि 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछता है, मुझे पता है 10 10 10 30 घट जाएगी, 50 में से 30 चली जाए, क्या बचेगी? 20 बचेगी। प्लस की आ रही है तो ऊपर की तरफ बचेगी। समझ गए? 6 सेकंड में पूछे तो 60 घटेगी। अब तुम कहोगे सर 50 से फेंका है 60 कैसे घट गई? अरे 50 तो ऊपर वाली खत्म हो गई और 10 नीचे की तरफ आ गई, तो मतलब 6 सेकंड पे पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं बिना कुछ ज्यादा पेन उठाए या बिना कुछ कैलकुलेशन के। सिंपल दिमाग से सोच करके ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट इसमें पूछा था, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट। बताओ मैक्सिमम कितना हाइट पे जाएगा ये? तो फिर फॉर्मूला याद रखना है, एच मैक्सिमम का तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, यू स्क्वायर बाई 2g। तो u कितना है? 50 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी कितना है? 10, तो ये आया 2500। तो 250/2, 125 मीटर। 125 मीटर हाइट मैक्सिमम होगी उसकी। मैक्सिमम कितनी हाइट होगी? 125 मीटर। ठीक है, 125 मीटर मैक्सिमम हाइट होगी। चलो थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं आगे। ये तो वो दो केस हैं जो हर बार पूछ ही सकता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है, 2u/g टाइम ऑफ लाइट और u स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड। छठे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? छठे सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पूछा है। छठे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है भाई, छठे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो बिल्कुल देखो, साधारण दिमाग तो क्या कहता है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो खुश हो जाओ, डिस्टेंस पूछा होता तो सोचना पड़ता। डिस्प्लेसमेंट पूछा है वो भी 6 सेकंड में। 6 सेकंड का मतलब क्या होता है? 6 सेकंड का मतलब होता है t इक्वल टू 5 सेकंड से t इक्वल टू 6 सेकंड। 6 सेकंड का मतलब होता है 5 से 6। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद होता है, एस सिक्स nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। एस nth होता है u प्लस ए बाई टू 2n-1। तो u प्लस ए बाई टू 2n-1 रख दो वैल्यू। u कितना ऊपर की तरफ है तो ऊपर 50 प्लस का ले लिया, ऊपर की डायरेक्शन को कैसा ले लिया? प्लस का। प्लस का एक्सेलरेशन होगा माइनस का 10, g है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस का 10 देखो। ठीक है ना, फॉर्मूले में विद साइन रख रहा हूं, अपॉन 2 इंटू 2n6-1 कितना आ गया? 50। ये आ गया माइनस का 5, 6 2 12 माइनस 1 11, 11 5 55,
तो 50 माइनस 55 -5 मीटर। ये माइनस साइन का क्या मतलब हुआ? -5 में माइनस से क्या मतलब हुआ है भाई? -सेकंड का मतलब हुआ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल 5 से 6 सेकंड के इंटरवल में वो नीचे की तरफ आ रहा है। किधर की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ। ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में पूछा है फोर्थ पार्ट में, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। टोटल 6 सेकेंड में 7 सेकेंड पूछेंगे, चलो 7 सेकेंड। 7 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है। इसी का क्वेश्चन सेम है। पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से। ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और लौट के वापस आया, तो 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? लेकिन इस बार डिस्टेंस पूछा है, तो क्या 7 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? जवाब दो। क्या 7 सेकंड के इंटरवल में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या अलग अलग होगा? है भाई, सेम होगा या अलग अलग होगा? डिफरेंट होगा। वेरी गुड, अलग अलग होगा। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, यदि मैं टाइम को देखूं तो t इक्वल टू 0 से फेंका गया, वापस आया था 10 सेकंड में। 5 सेकंड ऊपर जाने के और 5 सेकंड नीचे आने के। ठीक है, 5 सेकंड ऊपर जाने के और 5 सेकंड नीचे आने के, तो 7 सेकंड कहां तक होंगे? 7 सेकंड यहां खत्म होंगे। ये होगा t इक्वल टू 7 सेकंड। तो देखो, पार्टिकल 5 सेकंड पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है। उससे पहले ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आने लग गया, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है। ऐसे केस में मैंने क्या सिखाया था? जब पार्टिकल चल रहा है और किसी एक पॉइंट से घूम के वापस आने लग जाए, ऐसे केस में डिस्टेंस निकालने के लिए क्या तरीका बताया था? याद है? हाफ एटी स्क्वायर वाला। बिल्कुल, हाफ एटी स्क्वायर वाला। यहां से मोशन को ऑब्जर्व करो। जहां से टर्न लेता है ना, वहां से मोशन को ऑब्जर्व करो, वहां से टाइम इंटरवल देखो। तो सबसे पहले तो बताओ, ये टाइम इंटरवल कितना है? ये है 5 सेकंड का। कितने का है? 5 सेकंड का। और ये टाइम इंटरवल कितना है? 2 सेकंड का। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। नोट करके लिख भी देता हूं दोबारा से। फ्रॉम टॉपमोस्ट पॉइंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड in t time interval will be equal to हाफ gt स्क्वायर। ये ध्यान रखना। टॉपमोस्ट पॉइंट से ए, यहां जी हो गया, टॉपमोस्ट पॉइंट से टी इंटरवल में, इंटरवल लेना है बेटा। कहां से? टॉपमोस्ट से। वहां से जहां तक का तुम्हें चाहिए डिस्टेंस, उसका इंटरवल लेना है। तो जैसे मेरे को ये टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो एक तो ये 5 सेकंड का इंटरवल, एक ये 2 सेकंड का इंटरवल। तो बता डिस्टेंस कितना आ गया? डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा हाफ जी इंटू, एक तो 5 सेकंड का स्क्वायर और दूसरा आएगा हाफ जी इंटू 2 सेकंड का स्क्वायर। कितना आ गया? हाफ जी कॉमन आ गया, 25 प्लस 4, तो ये 5 आ गया, गुना 25 और 4 कितना हो गया? 29। 290/2 है ना, 145। क्या कहते हो? 145 मीटर। 145 मीटर। बोल, सबका यही आया?
क्या ये डिस्टेंस टेबल समझ में आया? हाफ जी टी स्क्वायर, क्या डिस्टेंस समझ में आया? हाफ जी टी स्क्वायर। क्या मैंने बताया था ऐसा याद रखने के लिए बोला था? क्या मैंने ये याद रखने के लिए बोला था कि टर्निंग पॉइंट से देखते हैं? तो टॉपमोस्ट पॉइंट टर्निंग पॉइंट है, तो वहां से 5 सेकंड पहले का देखो, दोस्त सीधा 7 सेकंड का मत निकाल देना हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि सीधा सीधा 7 सेकंड चला ही नहीं वो। 5 एक है और 2 एक है, दोनों का अलग अलग निकाल के ऐड करना पड़ेगा, डिस्टेंस आ जाएगा। यहीं पे यदि डिस्प्लेसमेंट पूछा होता 7 सेकंड में, तो इतनी नोटंकी मैं करता ही नहीं। यदि 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो मैं सीधा क्या करता, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देता 7 सेकंड के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला है ना यार, उसके लिए ऐसा थोड़ा ना करता। डिस्टेंस पूछा है तो ही ऐसा हमने किया है, ठीक है? डिस्टेंस पूछा है तो हमने ऐसा किया है। ओके, यदि 3 सेकंड में डिस्टेंस पूछा होता, ठीक है, मान लो यदि 3 सेकंड में डिस्टेंस पूछा होता, तो हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड में बराबर है? तो हम कहते 3 सेकंड में तो ये ऊपर ही जा रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, सेम डायरेक्शन में चला है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आता वही डिस्टेंस हो जाता। यदि 3 सेकंड का पूछता तो जो डिस्प्लेसमेंट आता वही डिस्टेंस हो जाता, तो भी मैं सीधा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देता। ये वाला कब लगाना है? जब पार्टिकल टर्न ले रहा है तो लगाना है, अदरवाइज लगाने की जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस में वो बेटा डिस्टेंस कभी भी एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर नहीं होती है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम बोल देते हैं कि पार्टिकल मान लो यदि एक ड्यूरेशन के लिए सीधा सीधा चल रहा है, घूमा नहीं है, तो उस केस में डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना हमें आता है, उससे ही वही डिस्टेंस बोल देंगे। दिक्कत कब आती है? जब घूम के वापस आए, तो क्या करेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, जहां से घूमने लगे, दैट्स ऑल। जहां से घूमने लगे वहां से हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे, ठीक है? बोलो बोलो बोलो। चलो और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये लो, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ऊपर फेंका, पार्टिकल गया और नीचे आया, पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, अपने मोशन के सातवें थोड़ी थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है थर्ड सेकेंड में, सोल्व करो सोल्व करो, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? कितना आया? देखो, सबसे पहले देखो थर्ड सेकंड का मतलब क्या है। थर्ड सेकंड से मतलब है t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि 2 से 3 का टाइम कौन सा वाला है। देखो 25 से फेंका, 25 से फेंका, हर सेकंड 10 घटेगी, तो कितनी देर में जीरो हो जाएगी? बता सकता है कोई ये टाइम कितना होगा? कितनी देर में जीरो हो जाएगी, बता सकता है कोई? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा ले, नहीं लगाना आता तो 2.5 सेकेंड आ जाएगा। कितना आएगा? 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, बिल्कुल। हर सेकेंड 10 से जाएगा
तो 25 को खत्म होने में 2.5 सेकंड का टाइम लग जाएगा। तो 2 सेकंड कहां होगा? 2 सेकंड यहां कहीं होगा। 3 सेकंड कहां होगा? 3 सेकंड यहां कहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेगा ना, तो बेटा ये इंटरवल भी आधे सेकंड का है और ये इंटरवल भी आधे सेकंड का है, दोनों ही आधे सेकंड के इंटरवल हैं। तो डिस्टेंस जो है वो दोनों के सम के इक्वल होगी। डिस्टेंस होगी हाफ जी इंटू 1/2 का स्क्वायर। चाहे तो डबल कर दो, चाहे 2 बार जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं 2 बार जोड़ देता हूं। कितना आ जाएगा? हाफ इंटू जी, जी हो जाएगा 10, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4, ये 1/2 आ गया, ये 5 आ गया, 5 इंटू 1/2, 5/2 मीटर। कितना आ जाएगा? 5/2 मीटर, 2.5 मीटर आ जाएगा। टोटल 2.5 मीटर वो चलेगा। थर्ड सेकंड में कितना चलेगा? 2.5 मीटर चलेगा। हो गया सोल्व? हो गया सोल्व? तो किस ड्यूरेशन का पूछा है, उस ड्यूरेशन का देख करके हम जवाब देते हैं। क्या समझ नहीं आया भाई? इसने बोला थर्ड सेकंड में कितना चलेगा। सबसे पहले थर्ड सेकंड का पता होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड होता है 0 से 1, सेकंड होता है 1 से 2, थर्ड सेकंड होता है 2 से 3 का। मतलब t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 के बीच में कितना चला है वो निकालना है। मैंने चेक किया कि 2 कहां है, 3 कहां है, तो देखा कि 2 और 3 के बीच में तो इसने टर्न लिया है 2.5 सेकंड पे। कैसे पता चला? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाया और v 0 करके देखा तो वहां से टाइम 2.5 सेकंड आया। मतलब 2.5 सेकंड पे पार्टिकल घूमा है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 से 3 के बीच में अलग अलग होंगे। तो तू सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो क्या करेगा? 2 से 2.5 का निकालेगा, 2.5 से 3 का निकालेगा। तो देखो ये इंटरवल और ये इंटरवल दोनों आधे आधे सेकंड के हैं और टॉप मोस्ट पॉइंट से टी इन टाइम इंटरवल में हाफ जी टी स्क्वायर चलता है। तो हाफ जी टी स्क्वायर ये, हाफ जी टी स्क्वायर ये, टी को 1/2 रख दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, बोलो। 1/2 कैसे आया? अरे बेटा 2.5 से 3 सेकंड मतलब आधा सेकंड हो गया ना। टाइम इंटरवल यहां से यहां का टाइम इंटरवल कितना आएगा? 2.5 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में आधे सेकंड, 0.5 सेकंड का ही तो है। 0.5 को 1/2 नहीं लिख सकते क्या? सीधा 1/2 सेकंड, 1/2 सेकंड को 1 सेकंड मिला के मत कर देना, दोनों को अलग अलग निकलेगा। उधर का अलग निकलता है, इधर का अलग निकलता है। पिछले वाले में 0 से 7 सेकंड क्यों लिया? तो 0 से 7 सेकंड बोला था उसने। बोला था इसने पिछले वाले में, देखो इसने बोला था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड। 7th नहीं बोला, 7 सेकंड। दोनों में डिफरेंस समझो। 7 सेकंड, 7th सेकंड, ये 7 सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है। 3 सेकंड नहीं बोला। 3 सेकंड में डिस्टेंस पूछा होता तो 0 से 3 तक का निकालता। थर्ड सेकंड में पूछा है इसलिए 2 से 3 के बीच का निकाला है। डिफरेंस समझो, लैंग्वेज समझो। बता चुका हूं मैं ये पहले भी। ठीक है, हाँ। लास्ट में 7th नहीं था, इस वाले में 7th नहीं था। डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड, 7th नहीं। टीएच लगाने से बहुत बदल जाता है। यहां है थर्ड। ठीक है, हाँ ये 1 सेकंड इंटरवल का है बेटा, बिल्कुल 1 सेकंड इंटरवल का है। 1 सेकंड इंटरवल है जो कि 2 से 3 के बीच में है। चलो नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
इफ ए पार्टिकल is projected vertically upward from ground such that it passes through the same height at t equal to 3 second and t equal to 5 सेकेंड। 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पर ये सेम हाइट से पास करता है। ठीक है, कब कब? 3 सेकेंड पे और 5 सेकेंड पे सेम हाइट से पास करता है। देन फाइंड पहला टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहला पार्ट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम तक ये हवा में रहा होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। आ रहा आंसर? बिल्कुल, नोट्स में सब लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? सब कुछ लिखना है। देखो बेटा, इसने बोला t इक्वल टू 3 सेकेंड पे और 5 सेकेंड पे ये सेम हाइट पे है। मतलब 3 सेकेंड मान लो यहां है और 5 सेकेंड मान लो यहां है, सेम हाइट पर है। 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पे देखो सेम हाइट पर है। एक बार जाते टाइम होगा और दूसरी बार आते टाइम होगा। सब पक्की बात है, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, दो टाइम ऐसे होंगे जब भी सेम हाइट से पास कर रहा होगा। ऐसे ऊपर जा रहा होगा और लौट के वापस आ रहा है, तो सेम हाइट पर ये दो बार होगा, एक टाइम पे, एक दूसरे टाइम पे। तो एक 3 सेकेंड है और एक 5 सेकेंड है, सेम हाइट पे पास कर रहा है। तो 3 सेकेंड कौन सा टाइम होगा? 3 सेकेंड ये वाला टाइम होगा या नहीं होगा? ये 3 सेकेंड का टाइम होगा या नहीं होगा? बताओ। यहां से यहां का टाइम 3 सेकेंड का होगा। 5 सेकेंड कौन सा होगा? 5 सेकेंड का टाइम, 5 सेकेंड का टाइम कौन सा होगा? 5 सेकेंड ये वाला पूरा टाइम होगा, ये 5 सेकेंड होगा। मानते हो? 5 सेकेंड का टाइम होगा यहां से जाके पूरा यहां आने का, ये 5 सेकेंड का है। एक बात बता, 3 सेकेंड में यहां से यहां गया तो यहां से यहां वापस भी तो 3 सेकेंड में ही आ जाएगा। सेम ही तो डिस्टेंस है, सेम ही तो हाइट है। जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये है। जैसा मोशन उधर होता है वैसा ही मोशन इधर होता है, एकदम आइडेंटिकल होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले और बाद में मोशन एकदम आइडेंटिकल होता है, बस सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन का फर्क होता है। उधर ऊपर जा रहा होता है, इधर नीचे आ रहा होता है, दैट्स ऑल। तो ये सेकंड 3 है तो ये भी 3 सेकंड होंगे, और ये 5 हो चुके थे, 3 और होंगे। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 8 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 3 सेकंड प्लस 5 सेकंड 8 सेकंड हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 8 सेकंड। ठीक है, 8 सेकंड हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? सेकंड पार्ट, फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, कितनी स्पीड से उसको फेंका गया है, कितनी स्पीड से उसको फेंका गया है। तो सिंपल सी बात है, जब टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो उसको 2u/g के इक्वल कर दो। टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है, 2u निकालना है, अपॉन g 10 है, तो u कितना हो गया? 80/2, 40 मीटर पर सेकेंड।
कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड ऊपर जाने का, 4 सेकंड वापस आने का, हो गया स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगा बताओ। तो वैसे तो तेरे पास अब u आ चुका है, तो मैक्सिमम हाइट चाहे तो सीधा निकाल सकता है, मैक्सिमम हाइट चाहे तो सीधा निकाल सकता है, कैसे, u स्क्वायर बाई 2g। तो u कितना है 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी 10, तो आएगा 1600 और 10 चला जाएगा 160 बटे 2 80 मीटर आ जाएगा। कितनी आ जाएगी 80 मीटर, कितनी आ जाएगी 80 मीटर। लेकिन बताऊं एक रियलिटी बताता हूं, ये तुम्हें बहुत आसान लगा होगा मैक्सिमम हाइट निकालना। इसका रीजन ये है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले तुमसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकलवा दिया, फिर तुम्हें स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकाल दिया, तो इन सब चीजों को यूज करके तूने वो निकाल दिया। आसान हो गया, सीधा आसान हो गया। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो तुम्हें 3 पार्ट नहीं देगा, वो क्वेश्चन देगा ये कि पार्टिकल इतने और इतने टाइम पर इससे पहुंचता, बताओ मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तब तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। सीधा सीधा पूछेगा तो फिर तुम्हें इतना सोचना पड़ेगा कि पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें, फिर हम यू निकाल लें, और फिर हम मैक्सिमम हाइट निकालें। उस समय भी लग जाएगा, समय भी लग जाएगा, समझ रहे हो ना, उस केस में समय भी लग जाएगा। तो कैसे सीधा देखो, एक स्मार्टनेस क्या होती है कि इसको सीधा तरीके से भी हम इसी क्वेश्चन को सोचे कि पहला मतलब क्वेश्चन ये आया हमारे सामने, ये पहले 2 क्वेश्चन आए ही नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तुम उस केस में डायग्राम बनाओगे और ऊपर जाएगा और ये आएगा, तुम कहोगे ये 3 सेकंड और ये 5 सेकंड, तो तुम इसका तो ये तो सबको तुरंत से दिख ही जाएगा कि ये 3 सेकंड है तो ये भी 3 सेकंड होगा, और ये 5 सेकंड है तो टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड होगा। ये तो सीधा सीधा दिख जाएगा, 3 सेकंड और 5 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 8 सेकंड आ गया, ठीक है। लेकिन यदि अब मैक्सिमम हाइट निकालना है तो क्या करो, टोटल 8 सेकंड है तो जल्दी से बता ये टाइम कितना होगा, बता। टोटल यदि 8 सेकंड है तो ये टाइम अपने आप ही 4 सेकंड आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो तेरे को सीधा सीधा क्या जवाब मिल गया, ये टाइम इंटरवल मिल गया। टॉपमोस्ट पॉइंट से ध्यान से सुनना, टॉपमोस्ट पॉइंट से यहां तक पहुंचने का टाइम इंटरवल 4 सेकंड मिल गया, वहां नीचे आने वाला आधा, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो सीधा सीधा डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे यहां से यहां तक आने का टाइम ही तो एच मैक्सिमम होता है, वो ही तो एच मैक्सिमम होता है कि ये वाला डिस्टेंस, और हम जानते हैं डिस्टेंस टेबल तो हाफ जी टी स्क्वायर होगा। कोई फॉर्मूला मत लगा, ये फॉर्मूला बस बता दिया ना, डिस्टेंस टेबल हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ये तो बताया था टॉप मोस्ट पॉइंट से टी टाइम इंटरवल में हाफ जी टी स्क्वायर चलता है। सीधा आंसर लिख देना, हाफ जी कितना है 10 और टी कितना है 4 का स्क्वायर 80 मीटर, 80 मीटर, 80 मीटर। क्या करना है, तुझे दिख रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है, 4 जाने का 4 आने का, तो जब ये नीचे गिर रहा है तो 4 सेकंड में वापस नीचे पहुंचा, तो 4 सेकंड में कोई कितना चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर चलेगा टॉप मोस्ट पॉइंट से, हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी मतलब 5, टी मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 5 80, 80 मीटर आंसर। जब तू सीख जाएगा ना तो ये काम हवा में सोल्व करा करेगा। जब सीख जाएगा तुझे पता है 4 सेकंड का निकालना है, हाफ जी टी स्क्वायर होता है, 3 सेकंड का पूछे तो 3 सेकंड का निकाल, 4 का निकाल, 5 का निकाल, 6 का निकाल, कितने का भी निकाल दे। या फिर इसमें कोई बुराई नहीं है कि u निकालो और u स्क्वायर बाई 2g से मैक्सिमम हाइट निकालो, कोई बुराई नहीं है, वो पसंद आता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बता रहा हूं कि इस तरीके से भी इस चीज को सोचा जा सकता है, ठीक है, बोलो। 3 सेकंड नहीं, वो तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड होता तो 3 सेकंड का निकालता ना,
सेम मतलब ऐसा, मतलब हाफ GT स्क्वायर, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, और करें क्वेश्चन? चलो और करते हैं, और करते हैं। ये ले, इफ इन ग्राउंड टू ग्राउंड वर्टिकल प्रोजेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड वर्टिकल प्रोजेक्शन पार्टिकल passes the same height at t equal to t1 and t2, t equal to t1 and t equal to t2, ऐसे लिख लो। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस हाइट। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में, T1 और T2 दो टाइम पर ये सेम हाइट से पास करता है, तो बताओ इस हाइट पर इसकी स्पीड क्या होगी। हवा टाइट है भाई, हवा टाइट। बताओ, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पूछा है मैंने, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया और 2u/g के इक्वल लिख दिया, वहां से स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आएगी। मैंने पूछा है इस हाइट पर स्पीड क्या हो, इस हाइट पर स्पीड क्या होगी। बोलो, देखो देखो कैसे करते हैं। यहां से पार्टिकल को फेंका, ये गया और ये लौट के वापस आया। ठीक है, T1 और T2 ये हैं, ये T इक्वल टू T1 है, ये T इक्वल टू T2 है। ठीक है, तुझसे पूछा गया है जब पार्टिकल इस हाइट पे है तो स्पीड पूछी गई है, यू नहीं पूछा गया, वी पूछा गया है, वी क्या होगा। तो क्या दिमाग लगा, तुझे टोटल टाइम से मतलब ही नहीं है, तुझे क्या मतलब होना चाहिए, यहां स्पीड निकालनी है ना। तो देख एक बात बता, यदि ग्राउंड यहां ना होके यहां जूम करें तो मोशन इसके ऊपर ऊपर होगा या नहीं होगा, ये वाला सोच। यहां से वी से फेंका तो घूम के वापस आया, टाइम ऑफ फ्लाइट यही हो जाएगा नहीं। चल बता इसके ऊपर ऊपर का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। पर यहां से u से फेंकते हैं तो 2u/g होता है, ये u से फेंकते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g। यहां वेलोसिटी v है तो इसके ऊपर ऊपर का टाइम कितना होगा, इसके ऊपर ऊपर का टाइम कितना होगा 2v/g। अरे 2v/g होगा या नहीं होगा, टाइम वैसे पूछा हूं फॉर्मूला, जैसे वो 2u/g होता है तो इसके ऊपर ऊपर का 2u/g की जगह 2v/g हो जाएगा। दर्द बोल रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट 2v/g हो जाएगा। और ये टाइम आएगा कितना, T1 कौन सा टाइम है, यहां से यहां आने का टाइम। T2 कौन सा टाइम है, स्टार्टिंग से यहां तक का टाइम।
तो तू बता सकता है कि यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, ये वाला टाइम? क्या ये बता सकते हो कि ये वाला टाइम कितना होगा, ये वाला टाइम, ये टाइम कितना होगा? बताओ, यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना होगा? T2 माइनस T1, वेरी गुड, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 होगा। देख, T2 टाइम यहां से टोटल यहां तक का है, जिसमें से ये T1 है, तो टोटल में से ये हटाएगा तभी तो T2 माइनस T1 आएगा। उसी टाइम की तो हम बात कर रहे हैं, उसी टाइम की तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 जो है ये 2V/G के इक्वल होना चाहिए। जैसे 2U/G होता है ना, ऐसे 2V/G के इक्वल होना चाहिए, 2V/G। बता V कितना आ गया? V आ गया G इंटू T2 माइनस T1/2, ये आंसर आ गया, G इंटू T2 माइनस T1/2, 2V/G से। बता, यदि U पूछा होता तो तू ये टोटल टाइम निकालता, ये आता T1 प्लस T2, तो फिर T1 प्लस T2 को इक्वल करता 2U/G के, वहां से प्रोजेक्शन स्पीड आती। बट हमसे प्रोजेक्शन स्पीड नहीं, हमसे वो स्पीड पूछिए जब ये इस हाइट से पास कर रहा है। मतलब मैंने कहा, मान लो 3 सेकंड और 5 सेकंड पे वाला केस ले लेते हैं, तो 3 सेकंड कौन सा है, यहां से यहां आने का, 5 सेकंड कौन सा है, यहां से वापस यहां आने का, ठीक है ना? ये 3 सेकंड है, ये टोटल 5 सेकंड है, तो यहां से यहां आने का टाइम कितना है? 3 से 5, 2 सेकंड तो होगा। डिफरेंस ही तो निकाला T2 माइनस T1, उसको 2V/G के इक्वल कर दिया। ठीक है, बोलो। ये आ गया, ऐसे किया था, वेरी गुड। अब देखो एक पार्ट और करना है यार, ऑल्सो फाइंड दिस हाइट। ये हाइट भी बताओ, ये भी बताओ कि ये हाइट कितनी होगी, मतलब ये हाइट भी बताओ, जिस टाइम पे ये T1 पे जहां है ना, वो हाइट भी बताओ कितनी होगी। बताओ ये हाइट कितनी होगी। ये हाइट बताओ। आगे क्या सोल्व करोगे, आगे आंसर बस यही है, इसको क्या आगे सोल्व करोगे? बेटा यहां की और यहां की तो सेम ही स्पीड होगी ना, यहां जितने से ऊपर आ रहा होगा, यहां उतने से नीचे जा रहा होगा, सेम होगी। कैसे करें, कैसे करें भाई, हाइट कैसे निकालें, हाइट कैसे निकालें? देख, ये T1 है, ये T2 है, ठीक है? ये टाइम कितना होगा? टोटल T1 प्लस T2 है, टोटल T1 प्लस T2 है, ये उसका आधा होगा, T1 प्लस T2/2 उसका आधा होगा, ठीक है ना? पर आप देखो एक बात बताओ, ये वाला टाइम कितना होगा, ये वाला टाइम यहां से यहां तक का, T1 प्लस T2/2 होगा या नहीं? बोलो बोलो बोलो, T1 प्लस T2/2 होगा या नहीं होगा? समझ में आया? टोटल है T1 प्लस T2, उसका आधा हो गया। चल बता ये कितना होगा, ये वाला टाइम यहां से यहां तक का। तो अभी देखा था, देख
ये था T2 माइनस T1 टोटल, T2 माइनस T1, ये उसका आधा होगा या नहीं होगा? T2 माइनस T1 बाई 2 उसका आधा होगा या नहीं होगा? T2 माइनस T1 बाई 2, T2 माइनस T1 बाई 2, देख लो, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, ये इंटरवल इस ऊपर ऊपर वाले टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। अब क्या करना है, तेरे को ये हाइट निकालनी है, ये हाइट निकालनी है h, ठीक है? तो देख h हाइट क्या होगी, h हाइट कैसे निकालेगा? h हाइट होगी हाफ जी, ये वाला टोटल टाइम में, देख क्या कर रहा हूं मैं, ये हाइट निकालनी है, मैं क्या कर रहा हूं, हाफ जी टी स्क्वायर से ये टोटल निकालूंगा, हाफ जी टी स्क्वायर से ये निकालूंगा, इस वाले के लिए ये टाइम लूंगा और इस वाले के लिए ये टाइम लूंगा, तो टोटल में से यदि ये वाली माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगी या नहीं बच जाएगी? बता, टोटल हाइट में से ये वाली हाइट माइनस कर दूंगा तो ये नीचे वाली बच जाएगी या नहीं? यही पूछा है, यही पूछा है हमसे। तो टोटल कैसे निकालेगा, हाफ जी इंटू ये वाले टाइम का इंटरवल का स्क्वायर। ये कैसे नहीं, देखो यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट से कोई भी हाइट निकालनी है ना, हाफ जी टी स्क्वायर लगाते हैं, बस टी वो टाइम इंटरवल लेते हैं, तो यहां से यहां तक का टाइम पता है, हाफ जी टी स्क्वायर से डिस्टेंस आ जाएगी, यहां से यहां तक का टाइम पता है, हाफ जी टी स्क्वायर से ये डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल में से ये माइनस कर दोगे, हाइट आ जाएगी। क्या करोगे, हाफ जी T1 प्लस T2 बाई 2 का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे हाफ जी T2 माइनस T1 बाई 2 का स्क्वायर, यह हाइट आ जाएगी, यह हाइट आ जाएगी। दूसरा तरीका भी कर सकते हैं बिल्कुल, कैसे, u निकालो, जैसे ये v निकाला ना, ऐसे u निकालो, इनिशियल वेलोसिटी, u आ गया, T1 टाइम आ गया, तो u सीधा लगाओ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, बस u यहां से निकालना और t को रख देना T1, उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। अरे यहां से u पता चली गया, यहां की वेलोसिटी पता चली गई, और हमें चाहिए ये हाइट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, तो T1 टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकाल दे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है? उससे एक्चुअल में ये T1 T2 के टर्म्स में है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन यदि जब टाइम के टर्म्स में आएगा ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन ले, यही क्वेश्चन ले, जब टाइम के टर्म्स में दिया था 3 सेकंड और 5 सेकंड, तो टोटल 8 सेकंड आया था, 8 सेकंड आया था, स्पीड कितनी आई, 40 आई। अब तेरे से पूछा होता कि बता ये हाइट कितनी होगी, अब ये हाइट पूछा, मतलब पता है क्वेश्चन क्या पूछा है, एक पार्टिकल को 40 से फेंका है, तो बता 3 सेकंड में कितना चलेगा, ये पूछा है तेरे से, क्या पूछा है, 3 सेकंड में कितना चलेगा, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा देगा क्या, यू 40 है, टी 3 सेकंड है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दे, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। टफ नहीं है, आसान है, यदि वो टाइम दिया हुआ हो। जब T1 T2 के टर्म्स में होता है तो हमें लगता है कि इतना ज्यादा बड़ा हो गया, अदरवाइज वो बहुत ही आसान सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है? बोलो बोलो बोलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। हाँ, इसमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, रिपीट नहीं करने की जरूरत थी बेटा, जहां रिपीट करने की जरूरत नहीं है, खुद से करने की जरूरत है, वहां खुद से ही करोगे। मैंने कहा कर सकते हो तो तुम एक बार खुद से ट्राई तो करो, रिपीट क्यों करूं, समझ रहे हो ना? जहां जरूरत लगती है कि भाई हाँ ये सच में समझ में नहीं आया होगा, वो कर देता हूं। इसमें क्या रिपीट, बता तो दिया, इस मेथड से मत जाओ ना यार, मत जाओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो
सीधा जाओ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मत करो। और ये आता है, देख यहां से हाफ जी टी स्क्वायर बताया था, तो ये टोटल टाइम ये वाला निकाला और ये टाइम निकाला, हाफ जी टी स्क्वायर टोटल वाला निकाला, हाफ जी टी स्क्वायर छोटे वाला टाइम वाला निकाला, दोनों को सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये आंसर भी याद कर लो लोग, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा एच इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू, कर लेना याद, हाफ जी टी वन टी टू आता है। जब T1 और T2 पर पार्टिकल सेम हाइट से पास करता है तो वो हाइट आती है हाफ जी T1 T2, याद रख लेना, हाफ जी T1 T2। चलो ये बताओ, बिल्कुल 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 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर, सॉरी हाँ 4.9 मीटर सही है। देखो क्वेश्चन क्या है, बोला कि एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया कुछ स्पीड से, और स्पीड भी नहीं बताई, बस इतना बताया कि वो स्पीड 10 से ज्यादा है। देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन। क्वेश्चन क्या है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के लास्ट सेकंड में, मतलब ऊपर जाते जाते जो लास्ट एक सेकंड रहा होगा ना, उस इंटरवल में कितना डिस्टेंस चला होगा। तो देखो ये क्या क्वेश्चन है, यहां से फेंका, ये गया और ये वापस आया, तो ऊपर जाने का, यू से फेंका, मान लो किसी भी स्पीड से फेंका, ऊपर जाने का लास्ट सेकंड होगा यहां से लेकर के ये वाला, ये 1 सेकंड। इतना पक्का है कि ऊपर जाने का जो 1 सेकंड होगा, ऊपर जाने का जो लास्ट सेकंड होगा और नीचे आने के पहले सेकंड में वो बराबर डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि ऊपर जाने का लास्ट ये है तो नीचे आने का पहला सेकंड ये है, तो ऊपर जाने के लास्ट सेकंड में उतना ही चलेगा जितना नीचे आने वाले पहले सेकंड में चलेगा। मैंने बताया था कि ये मोशन है तो टॉप मोस्ट से इधर और इधर बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस चलता है, तो 1 सेकंड ये वाला लो या 1 सेकंड ये वाला लो, डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो ऊपर जाने के लास्ट सेकंड में उतना ही चलेगा जितना नीचे आने के पहले सेकंड में चलेगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट से जी एक्सेलरेशन से गिरता है तो टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर चलता है, टॉप मोस्ट पॉइंट से, वहां से टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर चलता है, पता है हमें, पता है हमें हाफ जी टी स्क्वायर चलता है, तो क्या आ जाएगा तो d इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी को क्या रख दे 1 सेकेंड, तो हाफ जी इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा g/2, मतलब d की जो वैल्यू है ये 4.9 मीटर आएगी, लगभग 5 मीटर। मैंने g को कितना लिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g को 9.8 लेंगे तो 4.9 आएगा, g को 10 लेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब कुल मिला के g/2 हाइट चलेगा। अब तू कितने से फेंक दे, तू यहां से कितने से ही फेंक दे बेटा, ये ऊपर जाकर के रुकेगा रेस्ट में, लास्ट में जाके रेस्ट पे आएगा, तो यहां से 1 सेकंड में जितना चलेगा 1 सेकंड पहले भी उतना ही चलेगा। देखो अजीब सी बात लग रही होगी लेकिन सच्चाई है, तू कितनी भी जोर से पार्टिकल को फेंक दे, ऊपर जाने के लास्ट सेकंड में वो हमेशा g/2 चलेगा, हमेशा g/2 चलेगा, मतलब 5 मीटर चलेगा या 4.9 मीटर चलेगा। ठीक है, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्पीड से कोई फायदा नहीं होगा, कितनी भी स्पीड से फेंक दो। बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब बात करते हैं कि ये ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकंड क्यों दिया था, ये ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकंड क्यों लिखा था, इसकी क्या जरूरत थी। 10 मीटर से कम में फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 10 मीटर पर सेकंड से कम में फेंकोगे, कम स्पीड से फेंकोगे ना, तो वो 1 सेकंड से पहले ही रेस्ट पे आ जाएगा। जब 10 से फेंकते हो तब जाकर के वो 1 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है। 10 से कम से फेंकोगे ना
तो 1 सेकंड से पहले ही वो रुक जाएगा, तो ऊपर जाने का 1 सेकंड हो ही नहीं पाएगा, तो क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाएगा। यदि तू 10 से कम से फेंकेगा तो ऊपर जाने का 1 सेकंड पूरा होगा ही नहीं, तो क्वेश्चन मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर 1 सेकंड से कम में, फिर ऊपर का 1 सेकंड होगा ही नहीं। बोला ना, लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। अब जब लास्ट सेकंड होगा ही नहीं तो फिर कहां से बता दोगे? ओके, अब कुछ क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में देता हूं, ये होमवर्क में है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, करके लाने हैं। कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में है ये। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन होमवर्क में, सभी को करके लाने हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में हर वैरायटी का क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेश्चंस ये दिए हैं, एक बार खुद का दिमाग लगा के सोचना। हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनको मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करूंगा। ये थ्योरी के क्वेश्चन है, तो इसमें परेशान बिल्कुल भी ना होना। कुछ क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे लगेंगे कि हाँ नया है, अभी मैंने नहीं पढ़ाए थे वो। ठीक है, पर हाँ है मोशन अंडर ग्रेविटी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के। मैं क्या नहीं सुन रहा बेटा? है भाई, लो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कमेंट देखने का काम कर लेता हूं। सब कुछ छोड़ देता हूं और तू मैं ये कमेंट पढ़ लेता हूं बस, है ना भाई? और डाउट कुछ होता नहीं है, फालतू की बातें तुम करते रहोगे क्लास में। कुछ नहीं सुन रहा? क्या नहीं सुन रहा मैं? क्या नहीं सुन रहा? एक ही कमेंट लिख दो तुम बस, बार बार सुन नहीं रहे। हमको समझ नहीं आया सर। तेरे को समझ में कहां से आएगा? पूरे टाइम तो तू कमेंट लिख रहा था, कहां से समझ में आएगा? इसीलिए तो नहीं पढ़ता मैं कमेंट, ताकि तू पढ़ना लिखने में टाइम ना खराब करके कुछ पढ़ने में टाइम खराब करे, कुछ दिमाग में घुसे तेरे। मत लिखा करना ऐसे, तू सारा टाइम तो लिखने में लगा देगा, तेरे समझ में कब आएगा? टफ नहीं है ना, आज की क्लास कोई बोले टफ है, नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं थी, कंसेप्चुअल थी। कंसेप्ट आते हैं थोड़े बहुत दिमाग में घुसते हैं। बेटा समय खराब इसमें मत करो ना, लिखने में पढ़ाई करो। नहीं समझ में आता समझने की कोशिश करो। हाँ सच में डाउट है तो उस डाउट को पूछो ना। फालतू कमेंट क्यों लगते हो कि टाइम नहीं देते हैं? एक बच्ची लिख रही थी कि फिर तो लाइव क्लास करने का क्या, लाइव क्लास करने का कोई मतलब ही नहीं है। मत कर। लाइव क्लास सिर्फ इसलिए नहीं है कि तू कमेंट करके डाउट पूछ सकता है। लाइव क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैकलॉग कभी नहीं होता है। लाइव क्यों लेता है बच्चा? लाइव इसलिए लेता है कि तेरे को मजबूरी होगी कि इस टाइम पे बैठ के क्लास अटेंड करनी है। एक एडिशनल बेनिफिट वो होता है कि हाँ मैं डाउट भी पूछ सकता हूं, और बच्चे जो डाउट पूछते हैं उससे भी मैं सीख सकता हूं। सबसे बड़ा फायदा है बैकलॉग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तेरे को फिक्स है कि तेरे को इतने बजे से इतने बजे तक क्लास लेनी है। यदि तू लाइव देखता है तो रिकॉर्डेड में क्या होता है, चलो यार शाम को देख लूंगा, शाम का सोचोगे अरे रात को देख लेंगे, रात को क्या सोचोगे अरे कल देख लेंगे, तब बैकलॉग होता है। तब बैकलॉग होता है। यदि तुम्हारे पास लाइव का ही ऑप्शन हो, रिकॉर्डेड का ना हो ना, तो सारे बच्चे टाइम पे क्लास करना स्टार्ट कर दो तुम, और कभी बैकलॉग नहीं होगा। अरे बैकलॉग होगा ही क्यों? फिर डेली करनी है, नहीं की तो नहीं की, फिर खत्म। नहीं की मतलब नहीं की, खत्म। वो लाइव बैकलॉग कहां से इकट्ठा होगा, दोबारा देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है कि भाई रिकॉर्डेड देखो, अदरवाइज लाइव देखो।
कौन मना करता है? टफ नहीं होता बेटा, कुछ भी प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। चलो ये क्वेश्चन करो। थोड़े से क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में जो पढ़ाया था उसके और करवा रहा हूं। चलो, हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन क्लास का जैसा फील तब आएगा ना जब तू रियल में लाइव क्लास अटेंड करेगा, तभी ऑफलाइन का फील आता है। क्यों? क्योंकि एक बार जो चीज निकल गई वो निकल गई, वहां भी कुछ नहीं होता, ऐसे यहां भी कुछ भी नहीं होता। चलो बताओ क्या आंसर आएगा। एक पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड s1 है, और डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड s2 है। तो ध्यान से सुनना, यहां रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, पहले 10 सेकेंड ये s1 है, ये डिस्टेंस, और पहले 20 सेकेंड का मतलब टोटल t इक्वल टू 20 सेकेंड हो गया, यहां t इक्वल टू 10 सेकेंड है, तो पहले 20 सेकेंड का s2 है, ये S2 टोटल 20 सेकेंड का ये है। अब मैं जानता हूं कि बराबर टाइम में देखिए, ये 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये x होगा तो ये 3x होगा, पक्की बात है, यहां से रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। कल बताया था इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो 1:3:5 होता है। तो तू यहां से ध्यान से देखेगा ना, तो S2 जो है, मैं कहूंगा S1 जो है वो तो x है, S2 जो होगा वो S1 तो होगा ही होगा प्लस 3x और होगा, तो S2 जो है S1 प्लस 3s1, 4s1 है, 4s1। ये S1 S2 ध्यान से समझना, समझ रहे हो ना, यहां गलती करता है। पहले 10 सेकंड का और बाद के 10 सेकंड का पूछा होता तो 1:3 होता, तब आंसर आता S2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S1। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने बोला पहले 10 सेकंड और पहले 20 सेकंड का रेशियो, ये दोनों S1 S2 है। पहले 10 सेकंड का S1, टोटल 20 सेकंड का S2, टोटल 20 का, अगले 10 सेकंड का नहीं, टोटल 20 का। तो अगले 10 सेकंड में 3 गुना चलेगा, तो टोटल कितना हो गया, 3x ये और x ये, 4x हो गया। इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, बी आ जाएगा, S2 जो है। देखो इसने बोला डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड, मतलब फर्स्ट 20 में पहले 10 भी आ गए और अगले 10 भी आ गए, तो ये x तो ये 3x, टोटल 4x होगी ना, तो S2 जो है वो 4x है, और S1 जो है वो x है, ठीक है। साहिल बोल रहा है मुझे लगता है रिकॉर्डेड लेक्चर है। हाँ बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर नाला। सही बात। यार ये भी देखो, वो इंसेप्शन मूवी नहीं है, वैसा सीन हो गया ना, बेचारा वो सोच रहा कि रिकॉर्डेड लेक्चर। जैसे वो इंसेप्शन में वो सोचता है कि यार रियल और सपना और रियल में कुछ, रियलिटी में कुछ डिफरेंस नहीं कर पाए आदमी। चलो ये करो, ये करो। A body projected vertically upward with a velocity u return to the starting point in 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट आई, 4 सेकेंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट आई, g10 है, बताओ u कितना होगा। आसान है, ये 4 सेकेंड एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है, तो इसको 2u/g के इक्वल कर दे,
तो u यहां से 40/2 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। ये ले 20 मीटर पर सेकेंड। आसान क्वेश्चन, ये कर, ये करो। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया v0 स्पीड से और मैक्सिमम हाइट h पहुंचती है। यदि एक बंदा मैक्सिमम हाइट को 3 गुना करना चाहता है तो कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा? बताओ। यदि हम मैक्सिमम हाइट को 3 गुना करना चाहते हैं तो कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा? मैक्सिमम हाइट क्या होती है? u²/2g। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? u²/2g। अब मैं चाहता हूं मैक्सिमम हाइट को 3 गुना करना, तो ऑब्वियस सी बात है u को कितने गुना करेंगे? √3 टाइम्स, क्योंकि मैक्सिमम हाइट स्क्वायर से आएगी। तो जब ये √3 करोगे ना तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 वाला फैक्टर बाहर आ जाएगा, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। तो √3 टाइम्स कर देंगे। कितने टाइम्स कर देंगे? √3 टाइम्स। प्रोजेक्शन स्पीड को √3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, चलो ये और कर दो, एक क्वेश्चन और कर दो। ये एक क्रिकेट बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो बताओ मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगी? मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगी? बताओ मैक्सिमम हाइट कितना होगी? आ रहा है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u²/2g। u कितना है? 19.6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी कितना है? 9.8। 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 19.6। तो एक 19.6 कैंसिल हो जाएगा, एक 19.6 मीटर मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। 19.6 क्या आ जाएगी? 19.6 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ओके, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में जो होमवर्क दिया है ये सारे क्वेश्चंस करके लाना, और मोशन अंडर ग्रेविटी में और भी केसेस, जैसे किसी हाइट से रिलीज करने वाला केस, किसी हाइट से ऊपर फेंकना, नीचे फेंकना, ये सारे क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी के और करेंगे। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी को अच्छे से डिटेल में और आगे बढ़ाएंगे कल के लेक्चर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 9.8 कहां से आया बेटा? जी की वैल्यू 9.8 है, जी की वैल्यू 9.8। ठीक है ना, जी की वैल्यू 9.8 यूज की है मैंने इसमें, जी को 9.8 यूज किया है। ऑप्शन को देख करके आइडिया लगाया जाता है। देखो ऑप्शन 20 नहीं है, 19.6 है, ये 19.6 है, तो वहां से आइडिया लगाया है। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।